ओके, तो फर्टिलाइजर्स हमने देखे, जिसमें से हमने लास्ट में बायो फर्टिलाइजर्स देखे। बायो फर्टिलाइजर्स में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो कि फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज करते हैं। तो नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है बायो एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मैन्योर्स। मैन्योर क्या होती है? यूजुअली जो है कॉमन लैंग्वेज में उसे जो है खाद कहा जाता है हिंदी में। तो मैन्योर जो है वो है खाद, और यह खाद जो है, जो मैन्योर्स होती हैं, ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये एक्चुअली सॉइल का जो टेक्सचर है उसको बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है। तो व्हाट आर द मैन्योर्स? मैन्योर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस get from decomposition of plant and animal dead matter or animal waste, we can call this animal waste, by microorganism. ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं मैन्योर कहलाते हैं, जो कि क्या होता है एक्चुअली एनिमल और प्लांट वेस्ट का जब डिकम्पोजिशन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है जब आप डिकम्पोस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो कंपोस्ट बनाया जाता है डिकम्पोस्टिंग से, कंपोजिशन से, डिकम्पोजिशन से। और कंपोस्टिंग में क्या होता है? एरोबिक और एनाएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये प्रोसेस हो सकती है, और इस प्रकार उसका डिकम्पोजिशन होता है एनिमल और डेड मेटल का, एनिमल और प्लांट डेड मैटर का या वेस्ट का, और उसे जो है सिंपल जो कंपाउंड है, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उसे एक्चुअली कहते हैं मैन्योर्स। ठीक है, अब ये मैन्योर्स जो हैं, इनका क्या जो एडवांटेज है मैन्योर्स का? ठीक है, सॉइल टेक्सचर। ठीक है, जो सॉइल टेक्सचर होता है उसको यह बहुत जो है बनाए रखते हैं। यदि मैन्योर सॉइल में मिलाया जाए तो सॉइल का जो टेक्सचर है वह बहुत मेंटेन रहता है, और दे प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। ह्यूमस जो है, ह्यूमस जो है फर्स्ट लेयर होती है सॉइल की, और यह सॉइल की जो फर्स्ट लेयर है यदि मैन्योर सॉइल में मिला दिया जाए तो यह सॉइल की फर्स्ट लेयर को जो है बनाए रखता है, उसका टेक्सचर बनाए रखता है। तो सॉइल के टेक्सचर बनाए रखने में मैन्योर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, तो इस प्रकार क्या कर रहे हैं? फिजिकल कंडीशन को बनाए रख रहे हैं। दे मेंटेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। साथ ही ये जो मैन्योर है ये न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करती है क्रॉप को, और इसलिए इसकी वजह से इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। दे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो यदि मैन्योर मिलाया जाएगा सॉइल में तो उसकी वजह से एक सॉइल का टेक्सचर तो बनाए रखेंगे, मेंटेन रखेंगे हम, साथ ही जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वह भी बढ़ता है, क्योंकि मैन्योर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये तीनों एलिमेंट भी क्रॉप को मिलते हैं। ठीक है, अब ये मैन्योर जो है ये 3 प्रकार की होती है। दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहली होती है फार्म यार्ड मैन्योर। अच्छा, यूजुअली जो फार्मर्स हैं वो काउ डंग की मैन्योर यूज करते हैं। काउ डंग जो है जब उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है तो इट मेक्स अ वेरी गुड मैन्योर, जो कि सॉइल के लिए बहुत अच्छी होती है। और यूजुअली फार्मर्स जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स उनके पास होते हैं, जैसे कि काउ, बफेलो एंड गोट। तो जो कैटल डंग होता है उसका यूज वो करते हैं, स्टूल का, कैटल स्टूल का, और उसके डिकम्पोजिशन से वो खाद बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं। तो यूजुअली काउ डंग इज यूज्ड इन द मैन्योर। ठीक है, तो फार्म यार्ड मैन्योर क्या होती है? फार्म यार्ड मैन्योर जो होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ कैटल डंग, किसी भी कैटल का डंग प्लस, ठीक है, कैटल डंग होती है, साथ ही जो रेसिड्यूज होते हैं, फार्म रेसिड्यूज, ठीक है,
क्रॉप रेसिड्यूज, नॉट फार्म रेसिड्यू। सो क्रॉप रेसिड्यू क्या, देखिए एक जो फार्म है उसमें यदि कोई क्रॉप हुई तो क्रॉप के कटने के बाद, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद जो रेसिड्यू बनता है, बचता है, जैसे कि स्टॉक है या कुछ लीव्स हैं, तो इस प्रकार ये जो रेसिड्यू रहता है इसे क्या करते हैं, इसे जो इसके साथ और कैटल डंग मिलाकर मेन्योर बना ली जाती है। तो कैटल डंग प्लस क्रॉप रेसिड्यू इज फॉर्म एज फार्म यार्ड मैन्योर, और ये सबसे अच्छी मैन्योर कहलाती है बिकॉज इट प्रोवाइड अराउंड 0.5% नाइट्रोजन टू द सॉइल, 0.2% phosphorus to the soil and 0.5% पोटेशियम टू द सॉइल। ठीक है, तो इस प्रकार यह जो मैन्योर होती है ये इस प्रकार से न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक तो कैटल डंग और क्रॉप रेसिड्यू। तो क्रॉप रेसिड्यू क्या है, प्लांट डेड मैटर है, और वो जब जो है उसका डिकम्पोजिशन जब होगा तो वह भी एक मैन्योर अच्छी बनाएगा। ठीक है, तो फार्म यार्ड मैन्योर इज द बेस्ट इन ऑल अदर मैन्योर्स। ठीक है, और यह इस प्रकार से बनाई जाती है कैटल डंग और क्रॉप रेसिड्यू से। ठीक है, और इसको FYM भी शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, एंड इट्स बेस्ट। द सेकेंड वन इज कंपोस्ट मैन्योर। जो सेकेंड नंबर की मैन्योर है वो कहलाती है कंपोस्ट मैन्योर, जो कि डेड एनिमल एंड प्लांट मैटर से बनाई जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं कंपोस्ट मैन्योर। ठीक है, एक और फैक्ट बता दूं, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ठीक है, जब वर्म्स का यूज किया जाता है मैन्योर बनाने में तो दैट कंपोस्ट इज कॉल्ड इज वर्मी कंपोस्ट। तो वर्म यूजुअली कौन सा होता है, अर्थवर्म। अर्थवर्म का बहुत अच्छा यूज है क्योंकि वह क्या करता है, एरिएट कर देता है कंपोस्ट को, और ऐसी कंपोस्ट जो है वह सॉइल के एरिएशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वर्मी कंपोस्ट वर्म्स के द्वारा जब डिकम्पोजिशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट, और इसमें काउ डंग भी यूज की जा सकती है, और साथ ही एनिमल एंड प्लांट डेड मैटर को भी जो है इसमें यूज किया जा सकता है। तो और डायरेक्टली सॉइल में भी वर्म्स का यूज किया जाता है उसे एरिएटेड करने के लिए। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट, जब कंपोस्ट वर्म्स का यूज किया जाए तो दैट इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब कंपोस्ट मैन्योर के बाद ग्रीन यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर। ठीक है, एंड वर्मी कंपोस्ट ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट जब डिकम्पोजिशन वर्म्स के द्वारा हो तो दैट इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर क्या होती है, ग्रीन मैन्योर कैसे बनाई जाती है, जो अर्ली ग्रोइंग क्रॉप होती है, यूजुअली पल्स क्रॉप इसमें ली जाती है, तो उसे क्या करते हैं, अर्ली ग्रोइंग क्रॉप को जब वो थोड़ी ग्रो हो जाती है तो उसे खोद कर वापस जो है प्लफ कर दिया जाता है, मिट्टी में ही दबा दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार जब वो सड़ जाती है, उस डिकम्पोज हो जाती है, तो वह सॉइल को जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। तो इन ग्रीन मैन्योर अर्ली ग्रोइंग क्रॉप प्लफ्ड इन सॉइल। ठीक है, तो अर्ली ग्रोइंग क्रॉप जब थोड़ी ग्रो हो जाएगी तो उसे वापस से खोद कर और फिर मिट्टी में ही दबा दिया जाएगा, और फिर वहां पे उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन के बाद वो ग्रीन मैन्योर बनाएगी, और ये ग्रीन मैन्योर जो है सॉइल को क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि यूजुअली पल्स क्रॉप ली जाती है इसके लिए, जैसे कि सन हैम या गुआर। ठीक है, तो ये जो क्रॉप्स होती हैं, पल्स क्रॉप जो जब ली जाती है तो पल्स क्रॉप में क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा, और जब आप उसे यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन टू द सॉइल। ठीक, तो इस प्रकार ग्रीन मैन्योर जो है
ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि मैन्योर जो है वो क्या होती है, किस किस तरीके से उसे फॉर्म कर सकते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर क्या होती है हमने देखा। अब आप सोचेंगे जब मैन्योर इतनी अच्छी होती है, इतना न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करती है, तो हम क्यों हम केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एडवांटेजेस तो मैंने आपको बताया कि ये क्या करती है, सॉइल का टेक्सचर जो है ये बहुत अच्छा फॉर्म करती है, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट लेयर ह्यूमस होती है और वो ह्यूमस प्रोवाइड करती है कंपोस्ट या मैन्योर। लेकिन ठीक है, सॉइल टेक्सचर, और जब सॉइल टेक्सचर अच्छा होगा तो क्या होगा, गुड एरिएशन और साथ ही इंक्रीज वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो जब आप मैन्योर प्रोवाइड करेंगे सॉइल को तो उसमें एरिएशन अच्छा होगा, जो उसका सॉइल टेक्सचर है वह अच्छा होगा और उसकी वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी अच्छी होगी। लेकिन जो मैन्योर होते हैं उनके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? दे आर बल्की, दे आर वॉल्यूमिनस। इसका मतलब है कि वो बहुत अधिक मात्रा में जब आप उनका यूज करेंगे तब आपको उसका फायदा है। ठीक है, तो वो बहुत बल्कि होती है, उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, एंड नॉट इजी इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में इजी नहीं है, और साथ ही जब आप एक्सेसिव क्रॉपिंग करते हैं तो सॉइल में जो डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, उससे मैन्योर जो है फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो सॉइल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल, ड्यू टू एक्सेसिव क्रॉपिंग cannot be fulfilled by manure। ठीक है, तो यह एक इसका डिसएडवांटेज है कि यदि बहुत एक्सेसिव डेफिशिएंसी हो तो उसे मैन्योर जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। ऑल्दो सॉइल टेक्सचर्स के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन जितना प्रोडक्टिविटी या जितना न्यूट्रिएंट्स जो है फर्टिलाइजर्स से मिलता है उतना एक मैन्योर जो है वो नहीं दे पाती। और इसीलिए एक्सेसिव क्रॉपिंग की वजह से जब डेफिशिएंसी आती है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की तो उसे मैन्योर फुलफिल नहीं कर पाती। लेकिन जो होम गार्डन्स होते हैं, जो होम में गार्डन बनाए जाते हैं या घरों में जो क्यारियां होती हैं या छोटे छोटे जो किचन गार्डन्स होते हैं, उसमें यूज करने के लिए मैन्योर्स आर वेरी गुड, क्योंकि वहां पर आप एक्सेसिव क्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ एक जो है पर्टिकुलर प्लांट्स रहते हैं और वहां पे एक्सेसिव यूज नहीं होता सॉइल से। तो फॉर दोज यूज मैन्योर्स आर वेरी गुड और वहां पे आपको कोई फर्टिलाइजर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनका यूज क्रॉपिंग में, जो फार्म क्रॉपिंग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि मैन्योर्स में और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, फिर हम देखेंगे मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि भाई मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर और हियर विल सी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज मैन्योर, क्या है, डेफिनेशन क्या है मैन्योर की। तो दीज आर द decomposed animal and plant matter done by microorganism। Fertilizers are chemical substances increases fertility of soil and productivity of crop।
ठीक है। दूसरा, नेचर क्या होता है? मैन्योर हमेशा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि प्लांट और एनिमल डेड मैटर से बने हुए हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनो फॉस्फोरस जो यूज किए जाते हैं फॉर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स, वो जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। थर्ड, साइज। साइज, दे आर यूज्ड इन बल्क, सो दे आर बल्की एंड वॉल्यूमिनस। ठीक है, जबकि फर्टिलाइजर्स जो है वो कॉम्पैक्ट साइज होता है इनका, स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है, स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। देन न्यूट्रिएंट्स या मिनरल, मिनरल में नॉट वेरी रिच इन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, बट फर्टिलाइजर्स क्योंकि आप स्पेसिफिक दे रहे हैं, सो दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स। आप कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उसमें उस पर्टिकुलर मिनरल की जो एलिमेंट की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा होगी। तो दे आर वेरी रिच इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक फर्टिलाइजर में स्पेसिफिक एलिमेंट काफी रिच होगा। ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, लेकिन जो मैन्योर है दे कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप प्लांट डेड मैटर से ही बना रहे हैं, एनिमल डेड मैटर से ही बना रहे हैं, तो सभी एलिमेंट जो प्लांट को रिक्वायर होंगे वो इसमें होंगे। तो दे कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। Although the nutrients are very less in amount, but still they contain all the nutrients. जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। लाइक आपने यदि नाइट्रोजिनस यूज किया है फर्टिलाइजर तो उसमें नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, फॉस्फोरस यूज किया है तो उसमें फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स किया है तो उसमें 2 से 2 अधिक होगी। लेकिन कंप्लीट फर्टिलाइजर कभी नहीं हो पाता, क्योंकि जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जो हमने देखे कि भाई 16 एलिमेंट्स जो हैं वो जरूरी हैं, तो बहुत जो है फर्टिलाइजर्स में उन्हें प्रोवाइड कराना इज नॉट वेरी इजी। तो दे आर स्पेसिफिक। ठीक है। और जबकि ये जो है दे कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक। उसके बाद ह्यूमस, तो दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि दे डोंट प्रोवाइड ह्यूमस। ठीक है। ये सॉइल टेक्सचर में मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, जबकि ये इस प्रकार कोई हेल्प नहीं करते हैं। दे डोंट मेंटेन सॉइल टेक्सचर। ठीक है। इसकी वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, लेकिन मैन्योर से कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है। तो दीज आर द सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम देखेंगे कि मैन्योर में और बायो फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। दोनों ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें कि किसी प्रकार के केमिकल्स का यूज नहीं होता। सभी जो है बायो जो तरीके होते हैं उन्हीं से ही ये फार्मिंग की जाती है। जैविक फार्मिंग भी कहते हैं इसे, जैविक खेती। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो बेसिस है वो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इन्हीं के ही मदद से जो है क्रॉपिंग की जाती है। तो मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है? तो क्या डिफरेंस है मेन? मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ठीक है। डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जबकि ठीक है बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? ये तो खुद ही ऑर्गेनिजम्स हैं।
ठीक है, विच हेल्प प्लांट टू मेक अवेलेबल सम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज नाइट्रोजन अवेलेबल कराएंगे, फॉस्फेट जो सॉल्युबलाइज करते हैं वो फॉस्फेट अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो दे प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स, बट बायोफर्टिलाइजर्स की मदद से बहुत कम, वन और टू न्यूट्रिएंट्स ओनली मेक अवेलेबल। ठीक है, तो ये एक या दो न्यूट्रिएंट ही खाली अवेलेबल करा पाते हैं बायोफर्टिलाइजर, जबकि मैन्योर इज अ रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट्स में वो जो है रिच होती, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी उसमें नहीं होती। यह जो है इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, एंड वन मोर इज, ठीक है, ये जो है सॉइल टेक्सचर में हेल्प करते हैं, हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर जब मेंटेन रहेगा तो एरिएशन अच्छा होगा, वाटर रिटेंशन अच्छा होगा, ये बता चुकी हूं मैं। लेकिन बायो फर्टिलाइजर जरूरी नहीं है कि सॉइल टेक्सचर में कोई हेल्प करे, तो नॉट नेसेसरी हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल टेक्सचर। ठीक है, तो इस प्रकार दीज आर द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन द मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नाउ यू नो ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ठीक है, कि किस प्रकार जो है हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स जो है दे सकते हैं क्रॉप्स में, हम मेन्योर्स का उपयोग कर सकते हैं सॉइल मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, उसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं, जो कि क्या करती है, केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को कम करती है। यदि आप ये बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो आपको नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बायो फर्टिलाइजर जो है ये केमिकल फर्टिलाइजर की नीड को कम करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो है वाटर। ठीक है, वाटर की बहुत जरूरी है, वाटर सप्लाई होना जरूरी है, जिसे कि हम इरिगेशन कहते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इरिगेशन। इरिगेशन, ठीक है, अब हमने न्यूट्रिशन तो दे दिया क्रॉप में, अब हमें उन्हें पानी देना है। तो इरिगेशन क्या कहलाता है? प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप by means of canals, river, wells is called as irrigation, सिंचाई। ठीक है, इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो जो सींचते हैं, वाटर जो देते हैं क्रॉप्स को, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। और वाटर क्यों जरूरी है, वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है देना प्लांट को? तीन कारण है उसके। पहला, वाटर से दो न्यूट्रिएंट्स जो है इंपॉर्टेंट, एक तो क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है, और ठीक है, साथ ही ऑक्सीजन भी कुछ मात्रा में वाटर से प्रोवाइड होता है। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि किससे मिल रहे हैं, वाटर से। ठीक है, वाटर में भी ऑक्सीजन होती है और कुछ ऑक्सीजन जो है वाटर से भी प्लांट को मिलती है, और साथ ही हाइड्रोजन मिल रहा है। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड विद वाटर। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और इसीलिए जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा तो न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो वाटर एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, किसे?
न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, एक और बात यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है, इट कंपोज्ड अराउंड 94% to 99.5% ऑफ प्लांट, जबकि अदर एलिमेंट्स जो होते हैं प्लांट में, दे कंटेन अराउंड 0.5 to 6% ऑफ प्लांट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अकेले हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ही प्लांट का अराउंड 94 to 99.5% हिस्सा बनाते हैं, जबकि बाकी एलिमेंट सिर्फ 0.5 to 6% ही इसमें होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, वाटर देना जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे उसके लिए जरूरी है। सीड को जर्मिनेशन के लिए वाटर जरूरी है। यदि पानी नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा सीड का। ठीक है, तो वाटर, इन कारणों के लिए वाटर देना बहुत जरूरी है प्लांट में। ठीक है, ग्रोथ ऑफ रूट। ठीक है, तो ग्रोथ, जो रूट की ग्रोथ होती है उसके लिए पानी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो जो वाटर होता है तभी ग्रोथ हो पाएगी रूट्स की भी। ठीक है, तो इस प्रकार ये रीजंस हैं कि क्यों हमें इरिगेशन करना बहुत जरूरी है। अब इरिगेशन के लिए डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो आए हैं, जिन टेक्निक्स हैं वो आई हैं, डिजाइन्स हैं वो आए हैं, जिनकी वजह से, जिनके मदद से हम खेतों में पानी दे सकते हैं, और उसे कहते हैं इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम क्या कहलाता है? द डिजाइन एंड टेक्निक्स यूज टू प्रोवाइड वाटर and replenish the deficiency of water in the crop, deficiency of water in field or in farm is called as irrigation system। ठीक है, तो वो टेक्निक्स एंड डिजाइन्स जो कि वाटर प्रोवाइड करने के लिए फार्म्स में यूज की जाती है ताकि हम वाटर की डेफिशिएंसी को पूरा कर सके, उन टेक्निक्स को, उन सिस्टम्स को, उन डिजाइन्स को हम इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। अब ये इरिगेशन सिस्टम डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम? क्या क्या टाइप है इरिगेशन सिस्टम के? सबसे पहला जो टाइप है वो है कैनाल सिस्टम। ठीक है, ठीक है, कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि एक वाटर रिजर्वायर होता है। ठीक है, और वो वाटर रिजर्वायर कुछ भी हो सकता है, एक पॉन्ड हो सकता है, एक रिवर हो सकती है। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम में एक वाटर रिजर्वायर से कैनाल्स बनाई जाती हैं, फिर उनकी ब्रांचेस बनाई जाती है, सब कैनाल्स बनाई जाती हैं, और फिर उसको फार्म में जो है छोटी छोटी कैनाल्स बनाई जाती है, और उनके द्वारा उस रिजर्वायर से कहाँ वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है? फार्म में। ठीक है, तो वाटर इज प्रोवाइडेड टू द फील्ड बाय कैनल्स फ्रॉम अ रिजर्वायर।
ठीक है, और ये रिजर्वायर रिवर या पॉन्ड कुछ भी हो सकता है। तो जब इस प्रकार से कैनाल के फॉर्म में जब फार्म्स तक या खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, सिंचाई की जाती है, तो इस सिस्टम को कहते हैं इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, कैनाल सिस्टम के बाद जो है वो है टैंक्स। टैंक्स क्या होता है? टैंक्स भी एक रिजर्वायर होते हैं वाटर के, लेकिन ये जो वाटर है ये रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ढलान का हिस्सा होता है या जिन्हें कहते हैं कि बेस ऑफ द हायर लेवल और हायर कैचमेंट एरियाज जो होते हैं, उनका जो बेस होता है वहां पर क्या होता है कि पानी बह के और आ जाता है, और उन स्थानों पर ऐसे टैंक्स बना दिए जाते हैं ताकि जो वाटर है जो सरफेस रन ऑफ में वेस्ट हो जाता है वह वेस्ट ना हो और इन टैंक्स में वो इकट्ठा हो जाए। ठीक है, फिर इन टैंक्स के द्वारा जो है पानी को खेतों तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो एट द बेस ऑफ हायर लेवल और कैचमेंट एरियाज ये टैंक्स फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, और यहां से जो है क्या किया जाता है, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। तमिलनाडु में इस प्रकार की इरिगेशन होता है। ठीक है, तो टैंक्स जो है वो टैंक्स से किस प्रकार जो हायर लेवल होते हैं, ठीक है, जैसे जो ढलान का एरिया होता है वहां पर क्या होता है कि पानी बह के निकल जाएगा, उन स्थानों पर क्या किया जाता है, ऐसे टैंक्स फॉर्म कर लिए जाते हैं जिनमें कि ये पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर इस पानी का यूज जो है यूटिलाइजेशन इरिगेशन में कर लिया जाता है। इसे कहते हैं टैंक सिस्टम। ठीक है, अब टैंक्स से जब इरिगेशन किया जाता है तो इसमें वाटर का कंट्रोल रखना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि जो टैंक्स का लास्ट हिस्सा है, टेल है, वहां पर क्या होगा कि पानी की सप्लाई कम होगी, जबकि जहां पर बहुत पानी है वहां पे बहुत अधिकता हो सकती है पानी की। अच्छा, इरिगेशन में यह बात बहुत जरूरी है कि किसी क्रॉप को पानी बहुत ज्यादा लगता है, किसी क्रॉप को पानी कम लगता है, और यह जो नॉलेज है यह एक्सपीरियंस से आता है। जब फार्मर्स जो है एक्सपीरियंस करते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि कौन सी क्रॉप को कितना पानी लगना चाहिए। ठीक है, तो यह नॉलेज किसी एक्सपीरियंस्ड फार्मर से भी लिया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार टैंक्स में यह बात याद रखना बहुत जरूरी है कि कंट्रोल्ड इरिगेशन हो, अदरवाइज जो टेल हिस्सा है वहां पे कम पहुंचेगा पानी और जो ऊपर का हिस्सा है वहां पे ज्यादा पानी मिलेगा खेतों को। तो टैंक्स में द वाटर शुड बी इन कंट्रोल, जो इरिगेशन है इट शुड बी इन कंट्रोल। ठीक है, टैंक सिस्टम के बाद जो सिस्टम है वो है वेल्स। वेल्स में दो प्रकार के होते हैं, डग वेल और ट्यूब वेल। डग वेल जो नॉर्मल कुएं होते हैं जिन्हें खोदा जाता है, ठीक है, वो होते हैं डग वेल, और जिसमें डग वेल को बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं खोदा जाता, जिस लेवल पे पानी आ जाता है उतना ही जो है डग वेल को खोदा जाता है। और जबकि ट्यूब वेल्स जो होते हैं जो बहुत अंदर का पानी होता है उसको यूज करने के लिए, उसे टैप करने के लिए ट्यूब वेल का यूज किया जाता है। बोरिंग भी इसे कहा जाता है। तो बहुत बड़ा सा बोर किया जाता है और उसकी मदद से जो अंदर का पानी है अर्थ के बहुत अंदर, उसको यूज किया जाता है। और ट्यूब वेल का जो है ये एडवांटेज है कि इसमें हमेशा पानी अवेलेबल होता है, जबकि जो डग वेल होते हैं वह यूजुअली समर सीजन में सूख जाते हैं। तो ट्यूब वेल अभी बहुत जो है लेटेस्ट है और ट्यूब वेल को बहुत यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्यूब वेल से पानी हमेशा कंटिन्यूअस सप्लाई रहती है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ट्यूब वेल्स। ठीक है, और ट्यूबवेल से बहुत डीपर एरिया का जो पानी है वो लिया जा सकता है। लेकिन ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए डग वेल से क्या होता है कि आप मैन्युअली भी पानी खींच सकते हैं, लेकिन ट्यूबवेल से पानी यदि आपको निकालना है तो यू ऑलवेज नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड और जनरेटर डीजल से चलता है। तो इस प्रकार ट्यूबवेल को यूज करने के लिए आपको किसी न किसी फ्यूल की जरूरत है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है, जबकि ट्यूबवेल का एडवांटेज ये है कि हमेशा आपको अवेलेबिलिटी है वाटर की। ठीक, तो वेल से इस प्रकार वेल के पानी से या ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब एक और सिस्टम है रिवराइन वैली सिस्टम। ठीक है, आई विल राइट हियर, ओके।
सो नंबर 4, रिवर वैली सिस्टम। ठीक है, तो रिवर वैली सिस्टम में क्या होता है कि जो हिली एरिया होता है वहां पर हिली एरिया में छोटे छोटे रिवराइंस फॉर्म हो जाती हैं बारिश के सीजन में। ठीक है, और ये रिवराइंस जो है क्या होता है, इनमें पानी छोटी छोटी जो है ये इनको रिवराइन फॉर्म हो जाती है और इनमें पानी आ जाता है। ठीक है, तो इन रिवराइन के द्वारा इरिगेशन किया जाता है जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें, और उसे कहा जाता है रिवर वैली सिस्टम। ठीक है, तो इन रिवराइन के थ्रू जब इरिगेशन होता है तो इट इज कॉल्ड एज रिवर वैली सिस्टम, क्योंकि वैलीज में पाया जाता है। वैलीज में सिर्फ और सिर्फ बहुत कम वक्त के लिए पानी होता है, क्योंकि वैली होने की वजह से पानी जो है इजीली नीचे की तरफ बह जाता है। ठीक है, तो रिवर वैली सिस्टम में जो वैलीज में रिवराइन फॉर्म होते हैं उनके द्वारा इरिगेशन किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिवर वैली सिस्टम। ठीक, नाउ और ये जो रिवर वैली सिस्टम है इंडिया में, जैसे कि मैंने टैंक्स बताया कि तमिलनाडु में यूजुअली इस प्रकार का इरिगेशन सिस्टम है। तो रिवर वैली सिस्टम जो है, रिवर वैली सिस्टम ये वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और केरल में। यहाँ पर वेस्टर्न घाट होते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट्स में इस प्रकार का रिवर वैली सिस्टम है और वहाँ पर इसकी भी मदद से जो है खेती की जाती है। ठीक, तो इस प्रकार रिवर वैली सिस्टम और बाकी कैनाल सिस्टम, टैंक सिस्टम और वेल, इस ये हमने देखे इरिगेशन के लिए क्या क्या सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं इंडिया में, ये हमने देखा, और क्या होते हैं वो ये हमने देखा। तो इस प्रकार क्रॉप प्रोडक्शन का सेकेंड पड़ाव भी हम पढ़ चुके हैं, वो है इरिगेशन, कि किस प्रकार आप अपने खेतों को पानी जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, तो अब जो थर्ड पड़ाव है वो है क्रॉप रोटेशन। क्या जरूरी है क्रॉप रोटेशन, क्यों जरूरी है, क्या होता है, ये हम देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।